हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, आज मेरे साथ फिर एक दफ़ा मौजूद हैं जनाब अभिषेक मिश्रा जी। ये किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। पीएचडी हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं। पहले थे काज़ाकिस्तान थे, अब इंडिया वापस आए हैं। बहुत ही इंटेलेक्चुअल हैं और हर जो भी सब्जेक्ट होता है उसके ऊपर बड़ी महारत के साथ ये बोलते हैं। और दूसरी तरफ मेरे साथ हैं रिबाहा जी। रिबाहा जी भी एक फेमस पर्सनैलिटी है, एक यूट्यूबर है, आप जानते हैं इनको कि ये भी बहुत ही इनको महारत है। पाकिस्तान इंडिया रिलेशन हो या कोई भी सब्जेक्ट हो उसके ऊपर ये भी बहुत अबूर रखती हैं। तो वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो अच्छा जी। मच। के सभी दर्शकों को नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम एंड इट्स अ प्रिविलेज टू बी हियर। अच्छा अभिषेक जी, पहले आपकी तरफ आऊंगा। अभी जो एक खबर बड़ी गर्दिश में है कि इंडिया को ऑफर हुई थी नेटो में शमूलियत की थी, लेकिन इंडिया ने उसको रिफ्यूज कर दिया। तो ये इसको थोड़ा सा डिटेल से बताइएगा, इसके पीछे क्या वजह है कि एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो कभी कोई भी मुल्क मेरे ख्याल उसको ऑफर होगी तो उसको अवेल करना चाहेगा। पाकिस्तान ने जैसे अभी कोशिश की है ब्रिक्स के अंदर शमूलियत करने की, लेकिन वहां पर नहीं जा पा रहा। तो ये तो इंडिया को ऑफर हो रही थी, बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी थी। इंडिया ने इसको क्यों रिफ्यूज किया? इस पे थोड़ा सा रोशनी डालें इस पे। देखिए, इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी रहा है दुनिया भर के लिए सदियों से, वो फॉरेन पॉलिसी रहा है सबको समाह के लेके चलने का। अब नेटो वो चीज नहीं है। नेटो को आपको समझना पड़ेगा कि नेटो है क्या। देखिए, नेटो को समझने के लिए आपको यूएन चार्टर समझना पड़ेगा। यूएन चार्टर के अंदर में ये व्यवस्था की गई थी कि एक कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम बनेगा जिसमें कि सारे देशों की मिलिट्री को ले लिया जाएगा और वो मिलिट्री को सिक्योरिटी काउंसिल मेंटेन करेगी और बाकी सारे देशों के बाद सिर्फ पुलिस रहेगी। ठीक, ये परिकल्पना थी। हुआ क्या, ये गलत चीज है। परिकल्पना ये थी कि सारे देशों से मिलिट्री ले ली जाएगी और देश खाली अपना लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस फोर्स, मिनिमम फोर्स के लिए रखेंगे। ठीक है। अब उसके बाद ये था कि भाई चूंकि सिक्योरिटी काउंसिल तो न्यूयॉर्क में बैठता है यूनाइटेड स्टेट्स के। अब मान लीजिए कहीं अफ्रीका में लड़ाई हो गई, इंडिया में कहीं, अरे एशिया में कहीं लड़ाई हो गई, तो इससे पहले कि वो जो है रिस्पॉन्स करे सिक्योरिटी काउंसिल, एक कोई फोर्स होना चाहिए ना कि भाई जो जिसके थ्रू जिस देश के ऊपर अटैक हुआ है वो उसको रिपेल कर सके। तो इसके लिए क्या किया कि यूएन चार्टर ने अलाउ कर दिया कि आप जो है रीजनल अरेंजमेंट्स बना लें सिक्योरिटी काउंसिल के तर्ज पर। मतलब देश अपनी अपनी फोर्सेज न रखे बल्कि अपना अपना एक समूह बना करके रीजनल फोर्स बना ले। उसी रीजनल फोर्स का नाम है नेटो। नेटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इट्स बेसिकली अ ट्रीटी बिटवीन यूरोपियन कंट्रीज एंड अक्रॉस दी, अगर आप अटलांटिक देखेंगे तो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है वहां अमेरिका में। सो अमेरिकन कॉन्टिनेंट में से अमेरिका और कनाडा है, बाकी जो है यूरोपियन कॉन्टिनेंट के जो कंट्री हैं उसके मेंबर्स है। यूरोप में भी सारे नहीं है, क्योंकि ये जो इनका जो प्री रशियन कंट्री हुआ करते थे, जैसे लातविया हो गया, एस्टोनिया हो गया, ये सब यूक्रेन हो गया, ये लोग जो थे ये उसके मेंबर नहीं थे। नेटो धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहा था ईस्ट वर्ड, यूरोप के ईस्ट में एक्सपैंड कर रहा था। यही प्रॉब्लम थी रशिया को। नेटो है क्या? नेटो ये कहता है कि किसी भी नेटो मुल्क के ऊपर हमला नेटो के ऊपर हमला माना जाएगा और किसी भी एक मुल्क के ऊपर किए गए हमला को हम सब कलेक्टिवली रिस्पॉन्स करेंगे। नॉर्मली क्या होता है कि लॉ में एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जिसके ऊपर हमला हुआ है खाली वही उसका जवाब दे नॉर्मली। हालांकि कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। जैसे मान लीजिए किसी ने मुझे थप्पड़ मारा, तो अब अगर मुजफ्फर भाई जाके उसको थप्पड़ मारे और मुजफ्फर भाई से उनका कोई लेना देना नहीं है, तो ये होगा कि भाई मुजफ्फर भाई ने उस क्रिमिनल असॉल्ट किया है, उसने मेरे ऊपर क्रिमिनल असॉल्ट किया, मुजफ्फर भाई ने उसके ऊपर क्रिमिनल असॉल्ट कर दिया, दोनों क्राइम हो जाएगा। लेकिन अगर ये प्रूफ हो जाए कि मुजफ्फर भाई ने इसलिए मारा क्योंकि पहले उसने थप्पड़ मारा था और मुजफ्फर भाई ने सेल्फ डिफेंस में मारा, तो वो क्रिमिनल असॉल्ट ना होकर के लेजिटिमेट राइट हो जाता है, राइट टू सेल्फ डिफेंस। समझ गए आप मेरी बात? तो आपको मगर ये प्रूफ करना पड़ेगा कि आपका जो असॉल्ट है, आपका जो यूज ऑफ वायलेंस है, वो क्रिमिनल नहीं है इन नेचर, वो लीगल है। और उसके लिए आपको यही दिखाना पड़ेगा कि देयर वाज फर्स्ट एन अटैक ऑन यू। तो अब आप ये दिखाना चाहते हो कि मेरे ऊपर अटैक, आपके ऊपर अटैक है, तो आपके ऊपर ये हक बनेगा कि आप उस आले आदमी को थप्पड़ मारे जो आपका राइट टू सेल्फ डिफेंस में आप मार रहे होंगे, कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस में। लेकिन क्योंकि अगर आप ये नहीं साबित कर पाए कि आप कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस में मार रहे हैं, तो होगा ये कि आपका थप्पड़ क्रिमिनल एक्ट हो जाएगा, आप जेल में चले जाओगे। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो पॉइंट ये है कि आप
क्रिमिनल असॉल्ट से बचने के लिए कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस में मेरे ऊपर हुए हमले को आपके ऊपर हमला कैसे बनाया जाए, इसी के लिए नेटो लाया, जिसमें ये लॉ लिख दिया गया कि किसी भी नेटो कंट्री के ऊपर हमला पूरे नेटो कंट्री के जो सिग्नेटरीज हैं, नेटो ट्रीटी के जो सिग्नेटरीज हैं, उनके ऊपर हमला माना जाएगा और सब कलेक्टिव या इंडिविजुअल उसका रिस्पांस दे सकते हैं। तो नेटो की एक संगठन क्रिएट की गई। अब भाई बात यह है कि यूरोप और अमेरिका इज नथिंग बट यूरोप, अमेरिका कनाडा क्या है, यूरोप ही तो है। तो उनके इंटरेस्ट और उनकी दुनिया भर में लड़ाई अलग है, हमारी इंटरेस्ट और हमारी दुनिया भर में लड़ाई अलग है। हम नेटो की सरदर्द अपने ऊपर क्यों ले भाई? नेटो दुनिया में चौधराहट करना चाहता है, हमें चौधराहट करने का फोर्स के थ्रू कोई तक नहीं है। चौधरी हम भी बनना चाहते हैं, चौधरी हम बनेंगे भी। हमारी चौधराहट होगी सबको साथ में लेके चलने की। हम वो चौधरी होंगे जिसमें सब कोई बराबर होगा, कोई कम या ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो चौधराहट है या हमारा जो रूल ऑफ, ये जो देखिए ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये एक रिवर्स कॉलोनाइजेशन हो रहा है। भारत आज दुनिया को कॉलोनाइज कर रहा है स्लोली स्लोली, चाहे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, बिजनेस वर्ल्ड हो और चाहे वो पॉलिटिकल वर्ल्ड हो। भारत हर जगह पे धीरे धीरे आ रहा है थ्रू ह्यूमन रिसोर्स। अब इसमें हमारा प्रिंसिपल ये है कि हम जब आपको कॉलोनाइज करेंगे तो वो कॉलोनाइज नहीं होगा क्योंकि हम आपको अपना परिवार मानते हैं। तो न तो हम आपको सब्जुगेट करेंगे, न तो हम आपसे कहेंगे कि अपनी मान्यताओं और ट्रेडिशंस को छोड़ो और उनको गालियां दो, न तो हम आपसे ये कहेंगे कि तुम किसी भी तरीके से हमसे कमतर हो। आप समझ रहे मेरी बात? तो नेटो भले बड़ा ल्यूक्रेटिव लग रहा है कि हमको इतनी फोर्सेस का वो मिल जाएगा, गन और एम्यूनिशंस और ये वो, हम उसमें शामिल हो जाएंगे, हमारा मसल होगा, बट उनकी समस्या हमारी समस्या बन जाएगी। जैसे आपने वॉर ऑन टेरर में बिना समझे कूद गए, अमेरिकन वॉर ऑन टेरर को अपने सर पे मर लिया आपने। और वो बेसिकली मैं बार बार कहता हूं, बिकॉज वो नेवर वॉर ऑन टेरर, इट वाज वॉर अगेंस्ट जिहाद, इट वाज नॉट अगेंस्ट अ कंट्री, इट वाज अगेंस्ट अलकायदा। आप एक मुस्लिमिक कंट्री होते हुए जिहाद की फलसफे को आप प्रमोट करने वाले हैं, आप कैसे उस वॉर का हिस्सा हो सकते थे? तो आपने क्या हुआ, इस्लामिक वर्ल्ड को भी नाराज किया, यानी कि अफगान को भी नाराज किया अपनी जो ये एक जिसे कह लिए डबल स्टैंडर्ड वाली पॉलिसी से, और हमें भी नाराज किया। तो नेटो बिग नो फॉर इंडिया, नेवर। इसके 1 साल 2 साल पहले मैं आपको बताऊं कि लॉकहीड मार्टिन बार बार कह रहा था कि हम अपनी F-18 की पूरी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इंडिया में लाके लगाएंगे, आप परमिशन दीजिए, और वहां से हम सिर्फ इंडिया को नहीं बेचेंगे, हम पूरे एशिया और दुनिया भर को हम वहां की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी वहां से हम जो बेस्ट प्लेन बनाएंगे, फाइटर जेट बनाएंगे, उसको हम बेचेंगे। इंडिया ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि भाई आप जब प्लेन बेचोगे, हमारे यहाँ से जो ये जो तैयारे जाएंगे या जो हमारे आपके लड़ाकू हवाई जहाज जाएंगे, ये तो दुनिया में कहीं भी बम मारेंगे, नाम हमारा खराब होगा कि भाई इनके यहाँ से बन के आ रहा है। आप समझ रहे हैं? तो इंडिया और रशिया को एक अलग वो दिक्कत हो जाएगी, चाइना को एक अलग दिक्कत हो जाएगी कि भाई ये तो अपने F-16 F-18 बनवा रहे हैं। इतना आसान नहीं होता कि आप इंटरनेशनल रिलेशन में कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट को बैलेंस करना। तो नेटो कभी भी इंडिया ज्वाइन नहीं करेगा, ना इंडिया को करना चाहिए। उसी तरीके से क्वाड को भी मिलिटराइज नहीं करना चाहिए। इस खित्ते का मिलिटराइजेशन, यानी कि इस इंडियन सबकॉन्टिनेंट का मिलिटराइजेशन इंडिया कभी नहीं होने देगा जो उसके कंट्रोल से बाहर हो। हम खुद को भले सशक्त करेंगे, लेकिन बाहर की शक्तियों को बुला करके और उनको यहाँ का पुलिस का अधिकारी बनने का मौका हम नहीं देंगे। NATO is a big no-no for India and a very right decision. तो इसमें आप कैसे देख रहे हैं कि अमेरिका और जो उसके इत्तेहादी हैं वो यहाँ पर इस खित्ते के अंदर चाहते थे कि चाइना के मुकाबले में इंडिया को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए कि चाइना को बिल्कुल काबू करने की उनकी कोई कोशिश थी कि इंडिया को अपना इत्तेहादी बनाना? जो नहीं, देखिए चाइना का ग्रोथ इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हुआ ना भाई। पहले तो चाइना को बनाया किसने? चाइना को बनाया अमेरिका ने भाई। ये तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के मेंबर भी नहीं थे। ये जो उसके पहले जो ITO चलता था, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज WTO तो 1991 या 92 के आसपास आया, तो उसके भी मेंबर नहीं थे चाइनीज। उसकी जगह ताइवान को लोग सीट दिया गया था हर जगह में। तो बाद में हेनरी किसिंजर की ये पॉलिसी थी कि भाई इतना बड़ा एरिया है, इतना बड़ा ये एक पार्ट ऑफ लैंड है, इतना क्षेत्रफल है इसका, आप कैसे इसको इग्नोर कर देंगे? आपको चाइना के साथ वो कॉन्टैक्ट बनाने ही पड़ेंगे, भले वो कम्युनिस्ट कंट्री है। तो क्या हुआ? बिकॉज चाइना और अमेरिका के संबंध सिर्फ कम्युनिज्म के नाम पे नहीं हो रहे थे ना। तो हेनरी किसिंजर ने कहा कि दैट्स नॉट द राइट थिंग।
तो उन्होंने चाइना के साथ अपनी दोस्ती खोली। फिर उसके बाद जो चाइनीज उस समय के थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, प्रीमियर, उन्होंने भी अपनी दोस्ती खोली। उन्होंने फिर अमेरिकन जो बिजनेसमैन थे, उनको लगा कि चाइनीज लेबर चीप है, सारी की सारी फैक्ट्री उन्होंने उठा के यहाँ ट्रांसफर कर दी। उनका मुनाफा बढ़ गया, चाइना को फैक्ट्री मतलब दुनिया की फैक्ट्री बना दी, अमेरिका को सस्ता सामान मिलने लगा, और जो उस रॉ मटेरियल के लिए जितने भी कचरा और इमिशन होता था सब चाइना के सर में मत दिया। चाइना को कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा पॉल्यूटर है। भाई तुम्हारी हर चीज, बाल्टी से लेकर के कपड़े तक तो वो बना रहा है, तो तुम कह रहे हो कि पॉल्यूट, जब तुम बनाओगे तो तुम्हारा भी पॉल्यूटर बढ़ेगा, कार्बन एमिशन बढ़ेगा। तो पॉइंट ये है कि अमेरिका ने ही चाइना को बनाया, पर वो देख नहीं पाए कि ये चाइना कल को बड़ा होके उनको ही डसेगा, क्योंकि कम्युनिज्म कभी भी फ्री सोसाइटी का समर्थक नहीं हो सकता। और अमेरिकन ने बार बार ये किया। अमेरिका ने पाकिस्तान को भी इसीलिए सपोर्ट किया, उनकी जो मिलिट्री रिजीम थी उसको सपोर्ट किया। वो खुद को डेमोक्रेटिक कहते रहे, लेकिन हर अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस को उन्होंने स्ट्रेंथन किया, क्योंकि ये उनकी मायोपिक वो छोटा फायदा देखते हैं। हर चीज को वो रोल बैक करते हैं। हर चीज जो वेस्ट ने लाई है, दुनिया को दी है, वो रोल बैक हो जाती है। जैसे पहले गए क्रिश्चियनिटी लेके आया कि नहीं ये है, सबको पूरा उन्होंने ऊपर नॉर्दर्न अमेरिका में सबको कन्वर्ट कर डाला, मारा पीटा लोगों को, सब कुछ। का बाद में उन्होंने कहा नहीं, सेक्युलरिज्म होगा, फ्रीडम ऑफ रिलीजन होगा, जिसको मानना है माने, जिसको नहीं माने। तो काहे मार मार के सबको क्रिश्चियन बनाया भैया? तो छोड़ देते उनको। आज तुम कह रहे हो कि प्रिजर्व करो, प्रोटेक्ट करो, माइनॉरिटी राइट, इंडिजीनियस राइट, एबोरिजिन राइट, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती अगर तुम ये सब नाटक नहीं करते तो। खैर एनीवेज, तो वही चीज इन्होंने यहां भी की। इंडिया को ये चाहते हैं कि ये चाइना के मुकाबले खड़ा हो, हम भी चाहते हैं कि हम चाइना के मुकाबले खड़े हो। हम चाहते हैं कि आप हमको हेल्प कीजिए, टेक्नोलॉजी दीजिए, हमको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कराइए, हमको आप इकोनॉमिकली जो सहूलियातें दे सकते हैं, क्योंकि आपने ही हमें इकोनॉमिकली वीक किया। वेस्ट ने हमसे जो है, हमको 300 साल तक जो है, 150-200 साल तक हमारे से इकोनॉमिक फायदा लिया। तो आज हम उनसे इकोनॉमिक फायदा लेंगे, और ये नहीं है कि हमारे पास दम नहीं है। इकोनॉमिक फायदा हम लेंगे, और इकोनॉमिक फायदा पे खुद को स्ट्रांग बनाएंगे हम। उसके लिए हम कह रहे हैं। पर आप हमसे ये कहिए कि हम आपके भाड़े के टट्टू बन जाए, सैनिक बन जाए, हम अपने आदमी देख चाइना में जाकर लड़ो, वो नहीं होगा। आपकी चाइना की लड़ाई आप लड़िए, हमारी लड़ाई भी आप मत लड़िए। गलवान में हुआ, कौन हमारे साथ खड़ा हुआ? कोई नहीं खड़ा हुआ। हम चाइना के साथ खड़े हुए, हम सक्षम है भाई। हमें नहीं चाहिए आपकी आर्म फोर्सेस और ये वो। हम आपसे पैसा होगा तो फाइटर प्लेन खरीद लेंगे, नहीं होगा तो नहीं खरीद पाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अब आप ये कहिए कि हम तुम्हें फ्री में फाइटर प्लेन देंगे, तुम हमें आदमी मुहैया कराओ। एक इंडियन अपनी जान नहीं देगा आपकी वॉर में अपने हिस्सा लेने के लिए, नहीं देगा, ये स्पष्ट बात है। ये इसमें हमारा वो हम नहीं चाहते कि चाइना से हमारा कन्फ्रंटेशन हो। हम चाइना को ये बात समझाना चाह रहे हैं कि अगर आप अपनी इंटरनल कम्युनिज्म की थ्योरी को थोड़ा रिलैक्स करें, डेमोक्रेसी से या फ्री वर्ल्ड से, फ्री सोसाइटी से डरे नहीं, तो इंडिया, चाइना, रशिया मिलकर एक बेहतर इक्वेशन बनाएंगे। कोई जरूरी नहीं है कि हमारी अलायंस सिर्फ अमेरिका के साथ हो। अगर इंडिया, चाइना और रशिया मिल जाते हैं, तो आप सोचिए इंडिया और चाइना मिलकर आने वाले 20 सालों में कम से कम 40-50 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होंगे। पूरा वेस्ट और अमेरिका मिलकर इतना इकोनॉमी नहीं होगा। उसमें आप अगर रशिया को भी जोड़ दें, तो रशिया हालांकि बहुत छोटी इकोनॉमी रहेगी तब तक, तो उसमें 2-3 ट्रिलियन डॉलर इनका भी जुड़ जाएगा, क्योंकि रशिया आज की डेट में 1-1.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। तो और मगर रशिया के पास फोर्स है, टेक्नोलॉजी, मिलिट्री वेपन्स और ये सब है, जो हमें काफी हेल्प करेगा। तो हम ये नहीं चाहते कि हम सिर्फ नेटो के साथ या अमेरिका के साथ या वेस्ट के साथ अलाई करें। हम तो इसकी पॉसिबिलिटी भी तलाश करें कि कल को अगर चाइना समझ जाए, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो व्हाई नॉट एससीओ ही कल को स्ट्रॉन्ग वो बना दे। कोई जरूरी थोड़े कि हमारे और चाइना के सारे जो डिस्प्यूट्स है वो कन्फ्रंटेशन में हो। वो डिस्प्यूट कल को रिजॉल्व भी हो सकते हैं। आप समझ रहे हैं? तो हम अमेरिका के कैंप में आंख बंद करके नहीं जाएंगे। हम वो मुझे मदद करने को तैयार है, और हमें भी वो टेक्नोलॉजी चाहिए। हम किसी टेक्नोलॉजी को रिसर्च करके और 10 साल टाइम स्पेंड करके अगर डेवलप करें, उससे अच्छा अगर हमारे पास पैसा है हम खरीद लें उसको, वो हमारा 10 साल बचेगा और वो बचेगा। उनके पास है तो हमको दे दें, हम लेने को तैयार हैं। क्यों हम उस पर समय, हम डेवलप तो कर लेंगे, लेकिन हमारे 5-10 साल जाया जाएंगे। हमारे पास पैसा है, हम खरीद लें। आप समझ रहे, क्योंकि उन्होंने इस पर रिसर्च कर बिल्कुल सही जी। ओके, अच्छा रिबाहा जी, जैसे कि अभिषेक जी ने बताया इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके बारे में, उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो अपने मुल्क की जो है मुफाद उसको पहले आगे रखते हैं। हमें तो एक कॉल आई थी जो वहाँ से अमेरिका से, तो हमारे मुशर्रफ साहब ने जो उनकी जंग का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया था, उसमें हमें नुकसान ये हुआ कि हमारे तकरीबन 80,000 के करीब जो शहरी और फौजी है उसमें शहीद हुए। तो ये अब इंडिया की पॉलिसी देखें, वो कह रहे हैं कि जी हमने कोई भी फैसला ऐसा नहीं करना जिसमें हमारे मुल्क को नुकसान हो। और अभी आप ये क्या समझती हैं कि इसी वजह से जो है इनके जो मोदी जी हैं अब जा रहे हैं, यूएसए जा रहे हैं,
और पहले वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर होंगे जो कि कांग्रेस से दूसरी दफा वो खिताब करें, तो उसमें उनकी जो रिस्पेक्ट है उसकी वजह यही है कि वो सबसे पहले अपने मुल्क का सोचते हैं, उनके जो फैसले हैं वो अपने मुल्क के इंटरेस्ट में होते हैं, या इसके पीछे और भी कोई रीजन है कि उनकी इतनी वर्ल्ड में रिस्पेक्ट है? मुजफ्फर भाई, सबसे पहले तो मैं आज ये कहूंगी कि मैं उस तरह नहीं बोल पाऊंगी, मेरा गला थोड़ा सा खराब जी है। जी 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 ले, जी जी। लेकिन ये मैं आपको आपकी बात का जवाब जरूर दे दूंगी। सबसे पहले तो मैंने आपसे पिछले प्रोग्राम में, जहाँ पे हमारा पहले प्रोग्राम हुआ, वहां पर मैंने ये बात कही कि मोदी जी जो हैं वो वर्ल्ड में उनकी फॉरेन पॉलिसीज की वजह से वो बहुत ज्यादा आगे जा जी रहे हैं। फॉरेन जी पॉलिसी अच्छी है तो लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे कांग्रेस को एड्रेस करने जा रहे हैं, ये पहले प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के जो करने जा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने ट्रम्प के दौर में एड्रेस किया था, 2016 की जी बात है। और जी मैं कहती हूँ कि ये बहुत ह्यूज अपॉर्चुनिटी है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के लिए कि कांग्रेस जी को करना। हम अपने पार्लियामेंट में इस तरह तो किसी को भी नहीं, या फिर बाहर से इस तरह के प्राइम मिनिस्टर या इंटरनेशनल लेवल पे कोई इस तरह एड्रेस पाकिस्तान के पार्लियामेंट में तो करने नहीं आता। तो जी फर्क हमारे सामने है। और इवन के जो इन्वेस्टर है वो भी जाते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ के हालात जो है वो खराब हैं। जिस तरह आपने देखा ही सुप्रीम कोर्ट को जिस तरह अटैक किया गया। अब जी बात आती है जिस तरह 22 जून को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने यूएस जाना है और कांग्रेस को एड्रेस करेंगे। तो ये इंडिया के लिए बड़े फख्र की बात है कि उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ पे जाके एड्रेस करेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर डिटेल्स के 4 जो सेक्टर्स पे बातचीत होगी जो बाइडेन के दरमियान और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के दरमियान, और जिसमें स्पेस के जो है सेक्टर में बात की जाएगी, उसकी डेवलपमेंट के जी हवाले से बात की जाएगी, और कुछ कॉर्पोरेट डील्स जो हैं वो साइन की जाएंगी। फिर तीसरी बात आ जाती है, हमने देखा कि यूक्रेन और रशिया की वॉर ने पूरे खित्ते में यानी कि पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा तबाही मचाई, और हमने मतलब बहुत ज़्यादा काम ख़राब हुआ। स्टूडेंट्स को हिजरत करनी पड़ी। स्टूडेंट्स जो हैं वो यूक्रेन छोड़कर कभी रशिया जा रहे हैं। इवन के पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, आपने वो देखा होगा कि इंडियन जी फ्लैग जी को पकड़ के यूक्रेन के बॉर्डर को क्रॉस किया और किसी और कंट्री में गए। तो ये इंडिया की सॉफ्ट पावर है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी जो हैं वो एक टाइम पे खुद की आइडेंटिटी को वो इंडियन कहने लग गए कि हम इंडियंस जी हैं, तो भी उनको जाने दिया। तो जी मुद्दा ये है कि यूक्रेन और रशिया की वॉर पे भी अमेरिका से डिस्कस किया जाएगा, जो बाइडेन और पीएम मोदी के दरमियान, और जिसमें एनर्जी के क्राइसिस के हवाले से डिस्कस किया जाएगा। दोनों कंट्रीज के दरमियान जो है वो उस पर बातचीत की जाएगी। दोनों वर्ल्ड लीडर्स के दरमियान दोनों कंट्री की डेवलपमेंट पे बातचीत की जाएगी। देखिए कितनी खूबसूरत बात है ना कि हम्म, ना सिर्फ वो अपने मुल्क की डेवलपमेंट पे बात करेंगे, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि रशिया और यूक्रेन की वॉर, यानी कि वर्ल्ड वाइड जो इश्यूज जी सबसे ज़्यादा हाईलाइट थे पास्ट ईयर्स में, उसको हाईलाइट किया जाएगा, उस पर बातचीत की जाएगी। और उन उन चीज़ों को, यानी कि जो इन्वायरमेंट में माहौल ख़राब करेंगे, यानी कि एनर्जी के क्राइसिस जो बढ़ते जा रहे हैं उनको ख़त्म करने के लिए, रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से उसको ख़त्म करने के लिए बातचीत की जाएगी। यानी कि ना सिर्फ वो अपने अपने मुल्क के इंटरेस्ट के लिए बात करेंगे, बल्कि ओवरऑल दी वर्ल्ड के इंटरेस्ट के लिए ये बात करेंगे, ताकि मैं यहाँ पर हमारा आपकी ये बात समझाऊं कि आप ये कहना चाह रही हैं कि ये दो मुल्क के सरबराह नहीं मिल रहे, ये समझे कि दो दुनिया के दो बड़े सरबराह आपस में मिल रहे हैं। एग्जैक्टली देखिए, एक टाइम हम्म, पे इस बात से तो हम डिनाई नहीं करते, अमेरिका बहुत बड़ी सुपर पावर था। अब चूंकि वो हम्म, कहते हैं कि कोई भी हर किसी पे एक टाइम अरूज नहीं रहता। अब जो सुपर हम्म, पावर मानी जाती है वो इंडिया और चाइना है। और हम्म, जो कि नजर आ रही है अभी, तो फिलहाल चाइना और इंडिया के आपस में टक्कर का मुकाबला चल रहा है। जी और आपने देखा होगा कि इंडिया ने कितनी अपनी जो डिपेंड करता था चाइना पर, वो कितनी डिपेंडेंसी उसने अपनी खत्म कर ली जी है, कम और कर अपने मुल्क में मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं। अभिषेक सर ने भी यही बताया कि जिस तरह वो उनके अपनी मुल्क की फॉरेन पॉलिसीज को बेहतर कर रहे जी हैं। तो इससे सबसे बड़ी बात ये पता चलता है। अब देखिए, आप मुझे खुद बताएं मुजफ्फर भाई, कि हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को क्यों नहीं एड्रेस करने के लिए बुलाया गया? बताएं जरा। नहीं, हमारे इनमें इतनी काबिलियत ही नहीं। तो ये फर्क आपके सामने है कि हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को
भी अगर बुलाने मतलब उनकी एक तो रिलेशन अच्छे हैं और दूसरा उन्होंने अपने मुल्क का इमेज जो है वो बेहतर। मैं पिछले दिनों एक रिपोर्ट जी। मुज़फ़्फ़र भाई पढ़ रही थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि आने वाले टाइम में इंडिया जो है वो 3rd बड़ी सुपर पावर बन जाएगा। तो 5वीं बड़ी सुपर पावर से वो तीसरी बड़ी सुपर पावर बन जाएगा। इंटरनेशनल लेवल पे ये प्रेडिक्शंस की जा रही हैं, तो आप खुद सोच लें कि हमें वो प्रेफ़र करेंगे या इंडिया को जो प्रेफ़र करेंगे जो इतनी बड़ी सुपर पावर जो है वो बनता जा रहा है। 5वीं आप खुद बताएँ। हमें करेंगे जी। जिनकी इकोनॉमी जो है वो खसारे में जा रही है, बैंकक्रप्ट होने वाली साइड पे पाकिस्तान जा रहा है। तो हमें वो प्रेफ़र करेंगे या फिर इंडिया को प्रेफ़र करेंगे? आप खुद हम तो 45वें 50वें नंबर पर हैं, हमारी इकोनॉमी जो इस वक्त है, और वो भी आपको पता है कि बैंकरप्ट होने के करीब है हम। तो वो जैसे कि आप बता रही हैं कि दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है, तो जाहिर बात है कि उसी की रिस्पेक्ट होगी, उसी की बात मानी जाएगी, उसी से सलाह मशवरे होंगे। हमसे किसने क्या पूछना हमसे? हुँ। स सलाह-मशवरे तो एक साइड पे मुज़फ़्फ़र भाई, बात ये है कि दोनों कंट्री सबसे बड़ी बात ये है कि वो जहाँ पर भी जाते हैं ना इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, बहुत इन्फॉर्मेटिव बात करते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर पाकिस्तान एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, अगर पाकिस्तान के जी। प्राइम मिनिस्टर को एड्रेस करने के लिए बुलाया जाता तो पाकिस्तान ने वहाँ जाके सबसे पहले ये कहना था कि हम तो इतने क्राइसिस में हैं, हमें ये लोन दे दें, हमें तो वो लोन दे दें, हमें नहीं, तो इन्होंने इतनी कहना था मैं माँगने नहीं आया। हाँ जी, मैं माँगने नहीं आया लेकिन एक्शन चाहिए, क्योंकि हमारे जी, मुल्क जो है वो बहुत ज़्यादा खतरे में जा रहा है और अब माशरी हालात हमारे बेहतर नहीं है। तो हमारे मुल्क यानी कि डिफ़रेंस खुद फ़ील करें ना, अब वो किसको प्रेफ़र करेंगे? उन्हीं को प्रेफ़र करेंगे ना जो डेवलपमेंट पे बात करेंगे, जो कोई इन्फॉर्मेटिव हुँ, बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। 22 जून को इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस को एड्रेस करने के लिए यूएसए जाएँगे। वहाँ पर 4 ये पॉइंट ऑफ व्यू पे बात की जाएगी। रशिया-यूक्रेन वॉर ने मैं कहती हूँ कि खित्ते में बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है जी, और उस पे भी बात की जाएगी। तो मतलब ओवरऑल स्पेस के सेक्टर में इसरो ने मेरे ख़्याल से नासा तो आपको पता है वर्ल्ड वाइड माना जी, जाता जी, है और अ, उसको बीट करने के लिए जो है इसरो बहुत ज़्यादा शिद्दत से कोशिश कर रहा है। तो हुँ, मोदी जी ने अपने इस सेक्टर को और डेवलप करने के लिए और डेवलपमेंट की तरफ लेके जाने के लिए यानी कि और इनोवेशन करने के लिए ये टॉपिक भी डिस्कस करना है जो रिपोर्ट्स बता रही हैं। अब हुँ, आपने देखा होगा कि नासा में भी 80% से भी ज़्यादा जो हैं इंडियंस वहाँ पर इंडियन अ, है, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। साइंटिस्ट हैं उनके। जी, एग्ज़ैक्टली साइंटिस्ट हैं, हुँ, तो आप खुद इससे अंदाज़ा लगा लें कि इंडियंस आज कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं और पाकिस्तानीज़ आज कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। पाकिस्तानियों को तो अपनी रोटी, कपड़ा, मकान की ज़रूरियाती ज़िंदगी को पूरा करने के लिए आगे जी, बढ़ना है और उनको शरिया लॉ लेकर आना है और शरिया लॉ ले आएँ हम लोग और हुँ, वो चीज़ें कर लें इमरान खान के कहने पे हम वही सब कुछ कर लें। हालाँकि इमरान खान हुँ, खुद एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पढ़ा-लिखा इंसान है और आज जी, हालात में है। तो उन्होंने भी अपने वक़्त में जो है बड़ी कंट्रोवर्सीज़ की, बड़ा जो चीज़ें जो हैं वो यू टर्न्स लिए और आज इमरान खान जो हाल में है, हमें तो यहाँ की आवाम को ख़ास तौर पे इमरान खान की जी, पड़ी जी। है और उसके अलावा जो है हमारे शहबाज़ शरीफ जो अभी हैं देखें बजट का ऐलान हुआ, बजट के अंदर हाँ, कोई इस तरह की इन्होंने कोई अपनी पॉलिसीज़ वज़ा नहीं की कि जिसके अंदर मुल्क की तरक्की के लिए कुछ इन्होंने बताया हो कि हम अब इस मुल्क को इस मौजूदा बहरान से कैसे निकालेंगे और आगे जो हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन इतनी ख़राब है, उसको कैसे बेहतर करेंगे। सिर्फ़ इन्होंने ये बोला है कि जी, ये इतने परसेंट तनख्वाहें बढ़ गई और ये हो गया और उसके साथ-साथ डिफेंस का बजट जो है इतने परसेंट उसको बढ़ा दिया गया। ये मेन चीज़ें ये हैं। कोई यहाँ पर हमारी इस बजट के अंदर कोई पॉलिसी ऐसी इन्होंने वज़ा नहीं की कि जिसके अंदर बताया गया हो कि इस मुल्क को हमने कैसे इस बहरान से निकाल कर तरक्की की राह पर डालना है। रन कर रही हूँ। जी, तो मेरी जो रिसर्च है, मेरे जो एनालिसिस हैं, वो यही कहते हैं कि हमें अगर अपनी एक सोसाइटी को अगर डेवलपमेंट की तरफ लेकर आना है, तो उसको सबसे पहले एजुकेशन एजुकेशन के साथ माइल करना चाहिए और हम जितने भी बड़ी-बड़ी सुपर पावर कंट्रीज़ को देखते हैं, उनको एग्ज़ाम्पल्स रखते हैं, उनकी पॉलिसीज़ को आगे रखते हैं, उनके डेवलपमेंट के मतलब एक स्ट्रक्चर को हम अपने सामने रखते हैं, तो सबसे पहले उनके एजुकेशन सिस्टम होता है। हम ज़्यादा दूर नहीं जाते, हम इंडिया को ही देख लेते हैं। इंडिया इतना ग्रो हुँ, इस वज़ह से कर रहा है क्योंकि उसने अपने एजुकेशन सेक्टर में आज से नहीं बहुत पहले से जो है जी, इन्वेस्ट किया और अपनी यंग यूथ को इस तरह आगे लेकर आए। हम अक्सर हुँ, बड़ी-बड़ी न्यूज़ देखते हैं कि इंडिया के एक छोटे से गाँव के कस्बे में रहने वाले छोटे से बच्चे ने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाली जो है वो साइकिल मतलब इस तरह की जी, डेवलपमेंट
देखते हैं, या इलेक्ट्रिक कार को हम देखते हैं कि वो बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने डेवलपमेंट की। और छोटे-छोटे बच्चे जिस तरह वो उनके अंदर टैलेंट कूट-कूट के बड़ा भरा जी, हुआ है। हम देखते हैं कि सिंगिंग के यानी कि एंटरटेनमेंट छोटी-सी एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। जी, छोटी-सी एग्ज़ाम्पल यही है कि मतलब वो हम अक्सर उनके वो शोज़ नहीं देखते थे, मतलब मैं जब छोटी जी, थी जी, ना, आज से मैं कोई जी, 10 साल 15 साल पहले की बात बता रही हूँ, तो तब तो यहाँ पर केबल पे वो लगता होता था, इंडियन जी, ड्रामाज़ वगैरह सब कुछ लगते थे। तो मैं ना जब देखती थी, कार्टून भी देखती थी, तो उसके साथ-साथ मैं जब देखती थी इंडियन चैनल्स पे ड्रामाज़ देखती थी, तो वहाँ पर मैं जब देखती थी वो कॉम्पिटिशन होते थे सॉन्ग के, डांसिंग के, तो जी, जी, वो वो हिस्ट्री बताते थे कि हम एक छोटे से गाँव यानी कि इंडिया के छोटे से गाँव से हम बिलॉन्ग करते हैं, और इतना टैलेंट होता हुँ, था मैं खुद देख के हैरान जी, होती थी। ये एंटरटेनमेंट सेक्टर में भी उनके जो बच्चे हैं, उनको किस तरह अपॉर्च्युनिटी दी जाती है और किस तरह उनके अंदर टैलेंट है। तो अब एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल है। तो हमने अपने स्टूडेंट्स को, अपनी यंग यूथ को अपॉर्च्युनिटीज़ देनी है, लेकिन अपॉर्च्युनिटी से पहले हम लोगों को अपनी एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है। तो बजट में मैं अगर मेरी अगर कोई एडवाइस तो कुछ मायने नहीं रखती, लेकिन अगर मेरी एडवाइस अगर ली जाए तो और अगर उसको काउंट किया जाए, तो मैं ये कहना चाहूँगी हमारी गवर्नमेंट से कि वो एजुकेशन सिस्टम में इन्वेस्टमेंट करें, ताकि हमारी यंग यूथ जो है वो आने वाले टाइम में कुछ न्यू इनोवेशन कर सके। और जब आप अपनी एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं, तो आने वाले 20 साल के बाद आप अपनी यंग यूथ को मतलब न्यू इनोवेशन करते हुए जी, जी, देखते हैं। आपके मुल्क डेवलपमेंट की तरफ तब जाता है जब आप अपने बच्चों को एजुकेट करते हैं। हम यहाँ पर मज़हब की बात को बहुत ज़्यादा ना मानते हैं, और जी, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी ये कहा कि इल्म हासिल करो, ख़्वाह तुम्हें चीन क्यों ना जाना पड़े। जी, तो हमारे मज़हब में इल्म हासिल करने के लिए इतनी ज़्यादा वो मतलब तवज्जो दी गई ज़ोर है, दिया गया है हमें। ज़ोर दिया गया है। और हम क्या करते हैं, हम मज़हब ज़रूर करते हैं। हम हर चीज़ में हुँ, मज़हब को लेकर आते हैं, लेकिन जब जो डेवलपमेंट की बात होती है, हम उस चीज़ में अपने मज़हब को नहीं लेकर आते। जो सीखने वाली हुँ, बातें होती हैं, जो एजुकेशन हुँ, सिस्टम में बेहतरी लेकर आने के लिए जी, हम इसमें भी अपने मज़हब को लेकर आए ना, ताकि हमारी चीज़ें बेहतर हो सके। जी, जी, इवन चाइना, इंडिया, यूएई, इवन कि अब तो यूएई भी आपको पता है कि उनका एजुकेशन सेक्टर वहाँ पे इंडिया की एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट यूएई में बन रहा है। जी, इवन हाँ जी, सऊदी अरब, जहाँ पर कहा जाता है अरबी और हमारे जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ पर बड़ा अच्छा वहीं पर वो रहते थे, और जो भी मामलात थे सारे, हम सऊदी अरब जी, को बहुत अहमियत देते हैं, क्योंकि वहाँ पर जी, मक्का है, मदीना है। तो हम बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। इवन कि उन्होंने भी अपने सिलेबस में, अपने एजुकेशन सिस्टम में अब डेवलपमेंट करनी शुरू कर दी है, मॉडर्नाइज़ करना शुरू कर दिया है चीज़ों को, हुँ, क्योंकि उनको पता चल गया है कि हमारी यंग यूथ आने वाली जो नस्लें हैं, अगर हमने वेस्ट की तरह मुकाबला करना है या वेस्ट की तरफ पहुँचना है, डेवलपमेंट करनी है, तो हमने अपने यंग यूथ को थोड़ा-सा एजुकेशन में मॉडर्नाइज़ करना है। आप देखें, हम इतने प्रोग्राम्स करते थे, मेरी काफ़ी इंडियंस लोगों से भी बात हुई, छोटे-छोटे बच्चों की इंग्लिश इतनी ज़बरदस्त है, और हमारे जी, यहाँ पर जी, करने वालों की इंग्लिश भी ऐसे जो ही है है। सुभान अल्लाह है। तो आपके आप सामने देखें ना जितनी भी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, उनके सीईओज़ आपको पता है कि इंडियंस ही हैं। हमारे हाँ, यहाँ पर जो भी पाकिस्तानी जाते हैं, वहाँ पर जाकर या तो वो डिलीवरी का काम करते हैं, डिलीवरी बॉय होते हैं या किसी मॉल में वो जो मेरे ऐसे जानने वाले हैं। सेलमैन या इस तरह जी, के काम करते हैं। उनके जितने भी लोग हैं, वो सारे पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड हैं और वो जो कंपनीज़ हैं, उनमें अच्छी जो पोस्ट के ऊपर जो इंडियंस ही हैं सारे। तो यहाँ पर भी फ़र्क होता है, हर मुल्क देखता है कि जी हमारे जो तरक्की में हमारे मुल्क की तरक्की में दूसरे मुल्क के शहरी जो है वो किस कदर किरदार उनका है। तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि हमारे जो तालीम तो हमारे हासिल करते हैं यहाँ से डिग्री होल्डर आप देखें 8 से 10 लाख डिग्री होल्डर यहाँ से गए हैं, पाकिस्तान से गए लेकिन वहाँ पर जाकर उन्होंने कोई किसी अच्छी कंपनी में जॉब नहीं करनी, किसी हुँ, अच्छी पोस्ट पे जॉब नहीं मिलेगी उन्हें। उन्हें हुँ। फिर वही जो आम पाकिस्तानियों की तरह उन्हें या तो उन्हें वो होटल के अंदर वो बर्तन धोने का काम मिलेगा या वो सफाई का काम करेंगे बिल्कुल, या मैं आपको जी, एग्ज़ाम्पल देती हूँ। एग्ज़ाम्पल क्या, मैं खुद इसकी गवाह हूँ। मैंने जी, रिसेंटली जो है बीएस मास कम्युनिकेशन किया है फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, और मेरे जी, फादर 4 साल में
बाय गॉड 15 लाख रुपया मेरी सिर्फ फीस जमा करवाई है, सिर्फ फीस। अच्छा। हाँ जी, सिर्फ, और ये हम्म 4 सालों का मैं बता रही हूँ। और उससे पहले जो मैंने कॉलेज में हम्म, पढ़ी, स्कूल में पढ़ी, वो सारी जी जी जो है वो फीसेस वो एक साइड पे कर ली। सिर्फ मैं आपको 4 साल की सिर्फ फीस का खर्चा बता रही हूँ। लिटरली जी। मेरे फादर ऐसे ऐसे जो है ना पैसे जमा बैंक में जब करवाने आते थे ना, मेरी फीस जमा करवाते थे, मैं कहती थी एक दिन आपको जरूर रिटर्न करूंगी। हम्म तो मतलब मैं खुद वो देखती हूँ कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कहाँ पर जो है वो बेहतर है, कहाँ पर चीज़ें जो है वो हमें बेहतर करने की ज़रूरत है। और देखिए, हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम जी हमारे पेरेंट्स ने हमें पढ़ाया, ठीक है। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने के बाद भी मेरे फादर ने मुझे पढ़ाया। उन्होंने कहा कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, पढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम लोअर क्लास तबके से अगर ताल्लुक रखते, तो क्या मेरे फादर तो मुझे बिल्कुल भी नहीं नहीं, पढ़ा कभी पाते। भी नहीं, कभी भी नहीं। और जिसने मैंने बहुत से लोगों का यहाँ पे एग्जांपल अपने इर्द गिर्द सोसाइटी से आपको एग्जांपल्स मिलती है ना। तो एक स्टूडेंट को डॉक्टर बनने की बड़ी ख्वाहिश थी, तो उसके हम्म पेरेंट्स ने उसको कहा कि 1 करोड़ रुपया चाहिए, यहाँ 50-60 लाख रुपया अगर डॉक्टर बनने के लिए हम तुम्हारे 4 साल की फीस लगा देते हैं, तो उससे जी बेहतर नहीं। उसके बाद भी तुम किसी जॉब ढूंढने में जाओगे, और अगर तुम बाहर जाने की तुम्हारी ख्वाहिश हुई, वहां जाके तुम्हारी ये डिग्री को माना जाएगा, जो पैसे हमने इधर इन्वेस्ट कर दिए, तो उससे अच्छा तुम कोई बिजनेस कर लो, बिजनेस कर हम्म लो। और वो कोई 60-70 लाख में भी तुम अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हो, जो तुमने डॉक्टर बनना है। यानी कि लोगों की मेंटेलिटी पढ़ाई की तरफ से जी हट जी चुकी, बिकॉज जी कि जी हमने अपने स्टैंडर्ड को गिरा दिया, अपनी एजुकेशन सिस्टम को, अपनी क्वालिटी ऑफ लिविंग स्टाइल को बेहतर करने के लिए अपने एजुकेशन सिस्टम को नीचे ले आए। अब आप किसी जी अच्छे स्कूल की जाने भी बढ़ जाए, बच्चों के एडमिशन सिर्फ 2-2 लाख में हो रहे हैं, जो अच्छे स्कूल्स हैं। यानी कि छोटे बच्चे को अगर हम्म आपने किसी स्कूल में एडमिट करवाना है, तो उसको 2 लाख रुपए आपको एडमिशन फीस जमा करवानी है। फिर उसके जी बाद आपके ऐसे वो ही। अखराजात बाकी बाद में। और उसके हम्म बाद भी उस सोसाइटी में बच्चे को मतलब अच्छे तरीके से, यानी कि वो बच्चा अच्छे अच्छे तरीके से सोसाइटी में रहे, यानी कि एलीट क्लास सोसाइटी में रहे, तो उसके बाद भी आपने उसको उस पर इन्वेस्टमेंट करनी है। हम्म तो फिर जाके आपकी एजुकेशन सिस्टम थोड़ा बेहतर हो सकेगा। लेकिन वो भी थोड़ा बेहतर उस साइड पे हो सकेगा कि आपने अगर बाहर जाके पढ़ना है। आपने देखा जी ऑल ए लेवल्स का क्या क्या उसका क्राइटेरिया सारा। तो जी बात करने का मकसद है कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को, उसकी वैल्यू को गिरा चुके हैं। हमने हम्म महंगाई इतनी कर दी है, इतनी महंगाई कर दी है हम्म कि लोगों की सोच यही तक जाती है कि पढ़ के क्या कर लेना है, कमाना तो दस हम्म, पंद्रह हजार की जॉब करनी है। लोग जी ये नहीं अपने बच्चे को सिखा रहे कि आपने कुछ न्यू इनोवेशन लेकर आनी है। और जी बच्चा जी अगर कुछ क्रिएटिव सोचने वाला होगा भी ना, तो उसको ताला जी लगा के करने के लिए ना रख दिया जाएगा कि भाई तुम ये सोचो कि तुमने अपने फैमिली को सपोर्ट करना है, या तुमने जो है अपने खुले हुए तालों को या कुछ न्यू इनोवेशन में अपना दिमाग लगाना है। तो ये सारा सीन है। अब देखें, अगर एक छोटा सा बच्चा कुछ इनोवेशन करना भी चाह रहा है, तो सोसाइटी उसको सपोर्ट नहीं करेगी। अगर उसकी हम्म इनोवेशन का सही इस्तेमाल करके उसको उसकी मेहनत की उजरत दी जाएगी, और न्यू इनोवेशन से अपने मुल्क का नाम रोशन किया जाएगा, उसको इंटरनेशनलाइज किया जाएगा उन चीजों को। और तो आप खुद सोचें कि हमारी सोसाइटी डेवलपमेंट की तरफ जाएगी। तो इस तरह तो नहीं जा सकेंगे ना कि हम जी अपने बिल्कुल बिल्कुल। दिमागों को, जो हमने अपने बच्चों को एजुकेट करना है, उनको ताला लगा के बंद कर देंगे, तो फिर ताले की चाबी भी हम नदी में फेंक देंगे, तो फिर वो तो कभी भी नहीं खुलेगा। इसी चीज को बेहतर करने के लिए अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करना है। और जब हम अपनी जो है जरूर चीजों को बेहतर करने के लिए सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, अपने बजट को बेहतर कर लेंगे एजुकेशन सिस्टम को, तो हम चीज़ों को बेहतर कर पाएंगे। इंडिया आज कामयाब इसलिए है क्योंकि उन्होंने आज से यानी कि 1990s की मैं आपको बात बता रही हूँ। इंडिया के हालात जी तब, इंडिया की इकोनॉमी भी इतनी अच्छी नहीं थी। उन्होंने इसी चीज़ जी को अच्छे सीखते हुए अपने एजुकेशन सिस्टम पे तब से इन्वेस्टमेंट करना शुरू की। आज 20-30 साल बाद आप उनका जो है वो रिजल्ट देख लें कि आज इंडिया कहाँ पर खड़ा हुआ है, और उनके प्राइम मिनिस्टर किस तरह अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए कांग्रेस जैसी यानी कि पार्लियामेंट में, यूएस के बड़ी बड़ी जो सुपर पावर कंट्रीज थी उनके पार्लियामेंट में, उनकी कांग्रेस में जाकर एड्रेस कर रहे हैं और डेवलपमेंट की बातें कर रहे हैं। तो फ़र्क आपके सामने है। सिर्फ मैं यही चाहूँगी पाकिस्तानी आवाम से, पाकिस्तानी बच्चों से, पाकिस्तानी टीचर्स से यही अपील है कि जो बच्चा
एजुकेशन हासिल करना चाहता है, उनको पैसों खुदारा उनको पैसों को तकाज़ों में ना तोला जाए, बल्कि इल्म जो है, इल्म तो एक ऐसी चीज़ है, हमें हर किसी को जो है वो बाँटना चाहिए, और बाँटने के साथ-साथ हम लोगों को चीज़ों को बेहतर करना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया रिबाहा जी, आपने बड़े डिटेल के साथ सारी जो है पाकिस्तान की खराबियाँ और इंडिया की आगे बढ़ने की वजूहात बयान की हैं। उम्मीद करते हैं कि जो हमारे देखने वाले हैं इससे सबक सीखेंगे, अपने बच्चे को अच्छी तालीम पाकिस्तान के अंदर दिलवाएँगे, ताकि हम भी आने वाले दौर में ये कह सकें कि जिस तरह इंडिया ने तरक्की की है, हम भी कोई आने वाले को 10-15 साल में अगर हम अपनी जो एजुकेशन सिस्टम के अंदर फ़ोकस करते हैं, तो हम भी इंडिया के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर देंगे। तो आपका बहुत शुक्रिया रिबाहा जी, आपने हमें अपना कीमती वक़्त दिया और हमारे देखने वालों को अपने ख़यालात और अपने एक्सपीरियंसेस से और अपने तजुर्बात से और अपने मैं कहता हूँ कि बहुत ही उम्दा आपने बात की जो एजुकेशन सिस्टम के ऊपर की है, तो आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे शो में तशरीफ़ लाए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।